देखो, नर्मदा एक नदी है और उस पर ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। यानी उस पर बांध बनाने की समस्या को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। यानी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक जो नदियां हैं उन पर 30 बड़े बांध हैं और 135 मझले बांध हैं और 300 छोटे बांध हैं। तो ये जो बांधों की के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो बांध बनाने के प्रस्ताव यहाँ पर लिए गए। जो दो बड़ी नदी परियोजनाएं हैं उसमें है एक सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, गुजरात में स्थित है। जनरली ये 1 नंबर के क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है कि सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है और कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है और गुजरात में स्थित है। इसके बाद में इस पर दूसरी बड़ी परियोजना नर्मदा सागर बांध परियोजना है जो मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी पर है। तो ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा सागर बांध किस स्टेट में है और किस नदी पर है। तो ये दो बड़ी परियोजनाएं थी इस और इन पर बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तो बांध बनाने के फायदे क्या हैं या उद्देश्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ छोटा। तो बांध बनाने के फायदे हैं कि अगर ये दोनों बांध वहाँ बनते हैं तो गुजरात सहित कई राज्यों को जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ सिंचाई और पेयजल और बिजली की समस्या नहीं रहेगी। पीने के लिए पानी मिल जाएगा और खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी मिल जाएगा और बिजली उत्पादन होगा। इसके साथ में ही यहाँ बाढ़ की समस्याएं हैं वो कम होगी। बाढ़ की समस्या, बाढ़ और सूखे की समस्या है वो कम हो जाएगी। बाढ़ और सूखे की समस्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मनोरंजन के साधन हैं बांध और साथ में मत्स्य पालन किया जा सकता है। तो ये तो बांध बनाने के उद्देश्य हैं। अब हानियां क्या हैं बांध बनाने की? हानियां है कि अगर ये दोनों बांध बनाए जाते हैं तो 245 गांव हैं वो पानी में डूब जाएंगे और उनके विस्थापन की समस्या आएगी क्योंकि बांध है ना लंबे चौड़े क्षेत्र में होते हैं तो उनको बनाने के लिए काफी क्षेत्र चाहिए। तो वहाँ की जो पारिस्थितिक तंत्र है वो नष्ट हो जाएगा। साथ में जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको अन्यत्र विस्थापित करना पड़ेगा। उनकी आजीविका छीन जाएगी, आजीविका का खतरा रहेगा। तो ये बांध बनाने की हानियां हैं। और इसमें वाद विवाद और संघर्ष क्या रहा? जो नर्मदा आंदोलन है या नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसमें वाद विवाद और संघर्ष का समय क्या रहा कि ये आंदोलन है, ये विकास का जो मॉडल है उसके औचित्य पर सवाल खड़ा करता है कि वास्तव में विकास होना है इसके हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए, बांध बननी नहीं चाहिए। लेकिन ये दलील लोगों ने दी कि जो परियोजनाएं हम बना रहे हैं उसका नफा नुकसान ज्ञात किया जाए कि उसे फायदे कितने हो रहे हैं और नुकसान कितने हो रहे हैं। और स्थानीय लोग जो हैं उनसे जनमत संग्रह करवा के या उनसे पूछकर इन योजनाओं का निर्माण किया जाए। और जो जंगल है, जल है,
इन पर ज्यादातर जो स्थानीय लोग हैं उनका अधिकार होना चाहिए, जिससे वो इन विषयों पर निर्णय ले सके। तो यहाँ पर एक और छोटा क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये एक छोटा प्रश्न और पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगला जो आंदोलन है वो सूचना का अधिकार। जो हमें सूचना का अधिकार मिला है, आरटीई जिसको बोलते हैं, वो एक सफल आंदोलन का परिणाम है। आज तो हमें ये आसान लगता है कि हम किसी भी विभाग से कोई भी सूचना रक्षा विभाग को छोड़कर ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े आंदोलन का परिणाम है सूचना का अधिकार। यह सूचना का अधिकार है क्या? तो कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से कोई भी प्रश्न कर सकता है और संबंधित विभाग को लिखित में उसका जवाब देना होता है। लिखित में उसका जवाब देना होता है। तो आरटीई एक सफल आंदोलन का परिणाम है। यानी इसका नेतृत्व किसने किया? 1990 में MKSS, ये एक संगठन है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, उसने सूचना के अधिकार का आंदोलन शुरू किया। इसमें समस्या क्या आ रही थी, यानी किन कारणों से वो कोई भी आंदोलन है वो किसी समस्या की जड़ होता है और उस समस्या को सुलझाने के लिए आंदोलन किया जाता है। तो यहाँ समस्या ये थी कि राजस्थान में कोई काम चल रहे थे, जो अपन कह सकते हैं कि काल रात के कार्य चल रहे थे। अब वहाँ के लोगों को ये लगा कि ये जो काल रात के कार्य चल रहे हैं उनमें जो मजदूरों को मजदूरी दी जा रही है या जो काम किए जा रहे हैं, स्कूल बनाने के, डिस्पेंसरी बनाने के, सामुदायिक भवन बनाने के, इनके अंदर कहीं न कहीं घपला हुआ है। तो लोगों ने ये कहा कि जो मजदूरी का रिकॉर्ड है और जो इसमें सामान लगा है इन कार्यों में, उनके हमें जो बिल हैं वो सार्वजनिक रूप से दिखाए जाए, ये उनकी मांग थी। तो ये देखो, ये कह रहा है कि राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने मांग रखी कि अकाल रात के कार्य और मजदूरों को दी गई मजदूरी के रिकॉर्ड को क्या किया जाए, सार्वजनिक खुलासा किया जाए। तो ये संगठन 1994 से 96 में प्रशासन से जवाब मांगा। इसने प्रशासन से जवाब मांगा कि भी हमें जो ये है काल रात के कार्य हैं, मजदूरों की मजदूरी है, उसका के बिल हैं या रिकॉर्ड है, हमें दिखाया जाए। और ये आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। और 1996 में MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर एक राष्ट्रीय समिति बनाई और उनका ये प्रयास सफल हुआ। 2002 में विधेयक पारित हो गया। 2004 में ये सदन में रखा गया और 2005 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होके ये कानून बन गया। तो इस यहाँ भी देखो एक इसका नेतृत्व करने वाले में भी एक महिला का नाम आता है, अरुणा रॉय। ये और एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान ही ऐसा पहला राज्य है जिसने सूचना का अधिकार दिया और ये अजमेर की विनाश से रिलेटेड है। तो सूचना का अधिकार अभी देखो एक बहुत अच्छी स्कीम राजस्थान सरकार ला रही है, राइट टू हेल्थ, यानी राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन,
RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, और राइट टू एच, यानी ये राजस्थान की देन है। तो बहुत बढ़िया स्कीम है। इसके बाद में मैं आपके लिए 2 प्रश्न छोड़ता हूँ, वो आपको कमेंट के द्वारा या आप घर पे करना, कि जो जन आंदोलन हुए इनसे हमें क्या सबक मिले, ये मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। दूसरा, कि इन आंदोलनों की आलोचना क्यों की गई, क्या कारण थे कि इन आंदोलनों की आलोचना की गई। तो पहला क्वेश्चन है कि यानी सबक हमको क्या मिले जन आंदोलनों की, और दूसरा है कि इनकी आलोचना क्यों की जाती है जन आंदोलनों की। तो ये क्वेश्चन मुझे कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।